उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का एक नया टॉपिक। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, लेट्स हैव वेरी ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स बेसिकली क्या है। हमने कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन किया कि एक देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को हर पर्सन को और हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है। उसके बाद हमारे एथिक्स आते हैं। एथिक्स वो ग्रे एरिया होता है यस और नो के दरमियान, टू बी और नॉट टू बी के दरमियान, जिनको आपको फॉलो ही करना होता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आप खुद प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये कानून नहीं होता, ये इखलाकियात होती हैं। तो इसके बाद हमने इस चीज़ को स्टडी किया कि एथिक्स किस तरह बिल्ड होती हैं। इनकी बेस क्या होती है? मोरालिटी। तो इखलाकियात जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमारे थे वो हमने मोरल डेवलपमेंट में स्टडी किए थे कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होती है। मोरल डेवलपमेंट के वैल्यूज़ क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से एक इंसान परसीव करता है, फिर उसकी स्टेजेस क्या हैं। हमने कुछ स्टेजेस उसकी स्टडी की। उसके अंदर हमने देखा कि एक इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके पास कौन से सोर्सेज होते हैं, फिर उसके बाद वो किस तरह उनको डाइवर्सिफाई करता है। पहले वो एग्जैक्टली उन मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करता है, उसके बाद उनको एनालाइज करता है, और फाइनली जब उसकी लास्ट 2 स्टेजेस होती हैं तो उसमें वो उनको क्रिटिसाइज भी करता है। और समटाइम्स वो जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, बेशक सारा मुआशरा उनको फॉलो कर रहा हो, लेकिन अगर एक शख्स समझता है कि ये गलत हैं तो वो उनको डिनाई कर देता है, उनको रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये थी हमारी मॉरल डेवलपमेंट कि एक इंसान के अंदर मोरालिटी किस तरह डेवलप होती है, क्योंकि जब उसके अंदर मोरालिटी होगी तभी वो एथिक्स पे आएगा। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा काम होता है। इनफैक्ट जो एक मैनेजर है वो अपनी जो वर्क लाइफ है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ डिसीजन मेकिंग में ही करता है। डिसीजन मेकिंग ही एक मैनेजर को एक नॉन मैनेजेरियल पर्सन से डिस्टिंग्विश करती है। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या है, पहले हम डिसीजन मेकिंग को इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, हमने यहाँ पे इस प्रोसेस को डिटेल से एनालिस्ट किया है। सबसे पहले तो हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो भाई हम काम कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो कोई एक प्रॉब्लम हो सकता है या एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम उसको डिसीजन क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं, कि किस बेस पे हमने डिसीजन करना है, हमारा डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। डोंट, आपको इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में डिटेल से स्टडी करेंगे। देन वी एलोकेट वेट्स टू क्राइटेरिया। फिर हम जो क्राइटेरियाज हमने सेट किए होते हैं उनको वेटेज देते हैं। देन वी डेवलप ऑल्टरनेटिव्स। हमारा स्टेप 4 क्या है, हम ऑल्टरनेटिव्स उसके मुतबादल पे भी काम करते हैं। से आपने एफएससी कर ली है तो अब प्रॉब्लम क्या है, आपने आगे बीएस डिग्री में किसी में एडमिशन लेना है। तो अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा कि जनाब डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है हमारा कि जो पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है हमने वहाँ पे जाना है। एंड देन यू एलोकेट वेट्स टू क्राइटेरिया। अब आप देखते हैं कि भाई किसी यूनिवर्सिटी को, एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेरे घर के नज़दीक हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस कम है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है और उनकी डिग्री बहुत हाई वैल्यूड है। अब देखिए यहाँ पे आपने वेटेजेस देनी है कि भाई कौन सी चीज़ मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम है। अब मार्केट में भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक चीज़ है उसकी क्वालिटी थोड़ी लो है और वो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रही है, एक दूसरी चीज़ है उसकी क्वालिटी हाई है और वो उसकी क्वांटिटी कम है। तो अब आपको यहाँ पे वेटेजेस देने होते हैं। अब आपको यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड बिटवीन ऑप्शंस विच वन इज़ करेक्ट फॉर यू।
एंड देन यू डेवलप ऑल्टरनेटिव कि भाई इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है क्या, यूनिवर्सिटी के ऑल्टरनेटिव क्या, मैं कोई दूसरे मुल्क में जा सकता हूँ। एंड देन यू एनालाइज दोज ऑल्टरनेटिव्स, और फिर आप उनके मुतबादल जो भी आपके पास होते हैं उनको आप अच्छी तरह उनका एक एनालिसिस करते हैं। एंड फाइनली इन स्टेप 6 यू सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव कि भाई जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर ली है। देन यू इम्प्लीमेंट दैट अल्टरनेटिव एंड इवेलुएट द रिजल्ट्स। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, एक फ्लो चार्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का। अगर हम इन सारे स्टेप्स को फॉलो ना भी करें तो फिर भी मोर और लेस हम इसी प्रोसेस के थ्रू डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं अपनी आम जिंदगी की भी। So let's discuss one by one. Identify a problem. The difference between what is and what it ought to be. कि भाई क्या है और क्या होना चाहिए, इसके दरमियान जो फ़र्क है उसके लिए हमने एक डिसीजन लेना है। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक BS डिग्री हो, हमारे पास FSC की डिग्री है, हम चाहते हैं कि हमारे पास BS की डिग्री हो। तो what is we have, what do we have an FSC degree and what do we want a BS डिग्री। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को, उस गैप को फिल करने के लिए हमने एक डिसीजन लेना है। स्टेप 2 डिसीजन क्राइटेरिया। अब डिसीजन लेने के लिए कुछ कुछ चीज़ें रेलिवेंट तो होंगी ना, कि भाई मैंने घर की करीब वाली यूनिवर्सिटी में जाना है या मुझे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए भले वो कितनी भी दूर हो। अब कुछ लोगों की ऑप्शन 1 होगी, कुछ की 2 होगी, कुछ तीसरे लोग होंगे वो कहेंगे सबसे कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में जाना है, कुछ इसके अलावा लोग होंगे उनका कोई क्राइटेरिया इसके अलावा भी डिफरेंट होगा। तो आपने सेकंड स्टेप में हमने डिसीजन क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है। फैक्टर्स दैट आर रेलिवेंट इन मेकिंग द डिसीजन: प्राइस, इंटीरियर कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी, रिपेयर रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग। अब ये देखिए ये मुख्तलिफ हैं। आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, आप कोई डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई होंगी और कुछ इरेलीवेंट होंगी उसमें। Then you allocate weights, determining the relative priority of each of the criteria. अब आप देखते हैं कि भाई जो ड्यूरेबल चीज़ है उसकी प्राइस ज़्यादा है, जो कंफर्टेबल चीज़ है उसकी ओवरऑल प्राइस कुछ कम है लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी भी कुछ कम हो जाती है। तो अब मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मार्केट में मिलेंगी, मुख्तलिफ तरह की जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगी आपने उनको मुख्तलिफ वेट्स असाइन करने होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स, अब कोई भी चीज़ है आप उसको, मोनोपोली नहीं होती मार्केट में, कोई भी चीज़ है आप उसको मुख्तलिफ ऑप्शंस पे जा सकते हैं। जनरेट अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। आप उसको, अगर हम गाड़ी की एक मिसाल लेके चल रहे हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की कंपनीज हैं जिनके सारे मॉडल्स हैं। अगर एक कंपनी हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो हम पहले कंपनीज को देखेंगे, फिर उनके 1 बाय 1 सारे मॉडल्स को देखेंगे, उनकी प्राइसेस को, उनकी ड्यूरेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, उनके जो इंटीरियर कंफर्ट है और बाकी सारी चीज़ें हैं, हम 1 बाय 1 उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स, जो मुतबादल ऑप्शंस आपके पास आई हैं आप उनका एनालिसिस करेंगे कि भाई इनमें से कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। असेसिंग द वैल्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव बाय मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट ऑफ द फीचर। जो भी फीचर आपको सबसे ज़्यादा अहम लगता है उसको आप एक उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। असेसिंग द वैल्यू ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव, जो भी आपके पास मुतबादल ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास 6 ब्रांड्स हैं तो आप देखेंगे कि 6 ब्रांड में ड्यूरेबल कौन सा, भाई मुझे सबसे ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए। कंफर्टेबिलिटी बाद में आती है, सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी है। अगर ड्यूरेबल नहीं होगी तो जान का खतरा है, जान है तो जहान है। तो आपका एक डिसीजन क्राइटेरिया है ये। आप कहते हैं कि मुझे ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए, भले वो फैंसी ना हो, भले वो उसकी बहुत ज़्यादा उसमें वो उसकी डेकोरेशन ना हो, तो आपने उसकी वैल्यू को, एक चीज़ की वैल्यू को सामने रख लिया। अच्छा, इसके बाद हम स्टेप 6, 7 और 8 को देखते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट, जो जिस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा वैल्यू असाइन की थी, से आपने कहा जी ड्यूरेबिलिटी मुझे चाहिए, भले बाकी गाड़ियाँ कितनी भी खूबसूरत हैं वो ड्यूरेबल नहीं है, लिहाजा मैं उनको नहीं खरीदने जा रहा बस। तो आपने अपने जहन के अंदर जो चीज़ सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव था उसके मुताबिक आपने बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बेस्ट एक शख्स का क्या होगा, सबसे ड्यूरेबल, वो कोई एक ब्रांड होगी। दूसरे शख्स के लिए बेस्ट क्या था, सबसे ज़्यादा
जिसकी इंटीरियर कंफर्ट अच्छा है, तो उसके लिए बेस्ट अलग गाड़ी होगी। अब देखें लफ्ज़ तो सेम है, लेकिन दो लोगों के लिए उसका अलग अलग मीनिंग हो गया है। और फिर आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे कि यस आई हैव सिलेक्टेड दिस ऑल्टरनेटिव एंड नाउ आई एम गोइंग टू बाय दिस सर्टन प्रोडक्ट और सर्विस और व्हाटसोएवर। और फिर उसको आप टाइम टू टाइम 2 माह 6 माह साल 2 साल बाद उसको टाइमली इवेलुएट भी करते रहेंगे कि क्या मेरा ये डिसीजन ठीक था, क्या मैंने ड्यूरेबिलिटी की बेस पे ये गाड़ी ली थी तो क्या ये वाकई ही ड्यूरेबल है, अगर नहीं है तो मुझसे डिसीजन मेकिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ताकि जब मैं दोबारा गाड़ी खरीदने जाऊं या कोई भी और प्रोडक्ट खरीदने जाऊं तो डिसीजन मेकिंग में मुझसे गलती ना हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेसिकली आ कहाँ से रही होती हैं? इंसान को अल्लाह ताला ने एक रैशनैलिटी की दी है चीज़, एक हिस्स। रैशनैलिटी क्या है? हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके अच्छी और बुरी चीज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। बड़ी और छोटी चीज़, सस्ती और महंगी चीज़, हाई वैल्यू और लेस वैल्यूएबल चीज़, तो इन सारी चीज़ों में हम एक फ़र्क देख सकते हैं। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है? बेसिकली इसकी क्या पैरामीटर्स हैं? जब हमने रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी हो तो कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? सिंगल वेल डिफाइंड गोल इज टू बी अचीव। एक गोल होना चाहिए और वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपके सामने एक ही गोल हो और बड़ा क्लियरली हो कि भाई मैंने गाड़ी लेनी है और मेरे पास 10 लाख रुपए जमा है, बस इसके अंदर मैंने ये एक अदद गाड़ी खरीदनी है। सिंगल प्रॉब्लम हो और वेल डिफाइंड क्लियरली आपके सामने, फिर प्रॉब्लम इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। समटाइम्स जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती, किसी दूसरे प्रॉब्लम का सिम्टम होती है। तो आप जब रैशनैलिटी की बेस पे डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हों तो हमारे सामने प्रॉब्लम जो है वो क्लियर भी होनी चाहिए और उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्विटी कहते हैं उबहाम को, जब चीज़ें वाजे ना हो, गैर वाजे हों, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फाइनल चॉइस विल मैक्सिमाइज पे ऑफ। पे ऑफ क्या है? 10 लाख रुपए के इवज मुझे कम अज कम 10 लाख का फायदा चाहिए या उससे ज्यादा हो। मैक्सिमाइज, या तो उसके इक्वल हो या उससे ज्यादा फायदा मिले मुझे। नो टाइम और कॉस्ट कॉन्स्ट्रेंट एग्जिस्ट। अच्छा, अब देखिए आपने रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि जनाब आपके पास 2 दिन का टाइम है, आपने गाड़ी खरीदनी है, 2 दिन के बाद आपकी ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपके पास 10 लाख रुपए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, तो इस कंडीशन में आप रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। रैशनल डिसीजन मेकिंग की एक अजम्पशन ये भी है कि आपके पास टाइम या कॉस्ट का कॉन्स्ट्रेंट ना हो, आपको आज़ादी दी जाए डिसीजन मेकिंग में। प्रेफरेंसेस आर कांस्टेंट एंड स्टेबल। अब देखिए प्रेफरेंसेस क्या है? गाड़ियां सारी की सारी बेसिक स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी उतर रही हों, सिर्फ उनकी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो इक्वल हों और फिर उसके बाद कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तब तो डिसीजन मेकिंग आसान होगी। लेकिन अगर गाड़ियों के बेसिक फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो तब रैशनल डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। प्रेफरेंसेस आर क्लियर। अब देखिए प्रेफरेंसेस क्या है? एक शख्स कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए जिसके साथ मैं अपने ऑफिस जा सकूं, कुछ मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल कर सकूं। अब एक दूसरा शख्स है वो कहता है मुझे गाड़ी चाहिए जो जिसके अंदर मैं खुद भी ट्रैवल कर सकूं, मेरी पूरी फैमिली भी ट्रैवल कर सके, मैं बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी कर सकूं और उसके साथ मैं छोटे बाज़ारों में भी जा सकूं, शॉपिंग भी कर सकूं। मुझे जनाब वो कच्चे रास्तों पे भी चलाने के लिए चाहिए, मुझे वो हाईवे पे भी चलनी चाहिए, मोटरवे पे भी चलनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं, तो इस बेस पे रैशनल डिसीजन मेकिंग मुश्किल होती जाएगी। एंड देन ऑल अल्टरनेटिव एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉन। मार्केट में 4 ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, फर्ज कर, तो आपको पता होना चाहिए कि यस ओनली 4 ब्रांड्स एग्जिस्ट इन मार्केट। ऐसा ना हो कि आप मार्केट में 4 ब्रांड्स हो और आपको पता हो कि मार्केट में है ही 3, तो एक जो चौथा अल्टरनेटिव है उसको आपको पता ही ना हो। जब आपको उसका पता ही नहीं होगा तो आपकी रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक ऑप्शन तो आप मिस कर गए हैं। जब आपने 4 गाड़ियों को कंपेयर करना था वहां पे आपने 3 गाड़ियों को कंपेयर किया, चौथी गाड़ी को आप ऐसे ही मिस कर गए, हो सकता है वो बेस्ट ऑप्शन होती। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग है बेसिकली, जो हमें आम लोगों से अलग करती है। और डिसीजन मेकिंग में बेस्ट अप्रोच क्या होती है? रैशनल डिसीजन मेकिंग। आप अपने जो आपको अल्लाह ताला ने एक सेंस दी है अच्छे और बुरे की,
उसको बेस्ट वे से यूज करें और उसके मुताबिक बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करते हुए अच्छा डिसीजन लें। व्हाट इज द लिंक बिटवीन क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग? क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नोवेल एंड यूजफुल आइडियाज। क्रिएटिविटी क्या है? आपकी एक सलाहियत जो आप नई बात कर सकें, नई चीज़ों को सामने ला सकें, नए आइडियाज़ को डिस्कस कर सकें जो पहले एग्जिस्ट ना करते, उस चीज़ को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट टू डिसीजन मेकिंग एज इट अलाउज द डिसीजन मेकर टू सी प्रॉब्लम दैट अदर्स कैन। क्रिएटिव आदमी बहुत बेहतर तौर पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। रीज़न क्या होती है? क्योंकि क्रिएटिविटी आपको एक चीज़ बनाना सिखाती है जो पहले कभी होती ही नहीं है। तो जब आप चीज़ों को फोर सी कर लेते हैं, उनके जब ना हो चीज़ और आप उसको देख सकें, तो डिसीजन मेकिंग में जब आप कर रहे होते हैं तो फिर आपको आप आगे देख रहे होते हैं, आपको एक सेंस मिल जाती है कि जब मैं इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करूंगा तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जिस तरह आप एक चीज़ को अदम से वजूद में ले आते हैं, तो इसी तरह आप अपनी थिंकिंग के ज़रिए ये चीज़ देख सकते हैं कि जब मैं इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करूंगा तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। जिस शख्स की क्रिएटिव स्किल अच्छी होगी वो अच्छा डिसीजन मेकर होगा। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई मोर वायबल अल्टरनेटिव्स। मार्केट में जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनके बारे में भी हमें ये बेहतर तौर पे गाइडेंस देती है। एंड फाइनली लेट्स हैव अ लुक ऑन द लिंक बिटवीन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी एंड वे ऑफ थिंकिंग। बेसिकली दीज आर डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स के मुख्तलिफ औकात में हम किस तरह की डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब देखें बॉटम पे हमारे पास वे ऑफ थिंकिंग है, हमारी सोच का तरीका। सोच किस तरह की हो सकती है? एक तो रैशनल हो सकती है कि भाई मुझे ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए। रैशनैलिटी की मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ड्यूरेबल गाड़ी चाहिए और उसके साथ मुझे सिल्वर कलर इंतहाई नापसंद है। अच्छा, तो अब क्या है, मार्केट के अंदर सबसे जो ड्यूरेबल गाड़ी अवेलेबल है वो अनफॉर्चुनेटली सिल्वर कलर में है। जी, अब कैसी डिसीजन मेकिंग होगी? आपका डिसीजन क्राइटेरिया क्या था? ड्यूरेबिलिटी। कलर तो आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया था ही नहीं। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि भले इसका कलर सिल्वर है, मुझे तो ड्यूरेबिलिटी चाहिए ना, तो ड्यूरेबिलिटी दीजिए। इंट्यूटिव क्या है? जब आप दिल की बात मानें, जब आप छठी हिस्स की बात मानना शुरू कर दें कि भाई मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये काम में कोई चक्कर है लिहाजा मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो वो इंट्यूशन होता है बंदे को, उसके पास रैशनैलिटी नहीं होती, हम उसकी कोई लॉजिक नहीं दे पाते। तो सोचने के तरीके दो होते हैं, या आप दिल की मान लें या आप दिमाग की मान लें। अच्छा, दूसरे हमारे एंगल पे क्या है? टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी कि जो उबहाम है, चीज़ें अनक्लियर हैं, हम उनको कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं। अब देखें जहाँ पे रैशनैलिटी लो होगी और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी भी लो होगी, तो वहाँ पे हम डायरेक्टिव स्टाइल अपनाएंगे। we will give clear directions कि yes I need this thing and only this thing, that's it, nothing else। अच्छा, जहाँ पे रैशनैलिटी लो होगी लेकिन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी हाई होगी। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी कि हम किस हद तक अनक्लियर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग स्टाइल होगा हमारा। हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, बहुत डीप उनकी निटी-ग्रिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर क्या चीज़ है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कैसे डिफरेंस होती है, ड्यूरेबिलिटी है क्या, ड्यूरेबिलिटी की डायमेंशंस क्या हैं, पाकिस्तान में ड्यूरेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, जापानीज़ गाड़ियों में ड्यूरेबिलिटी क्या है, लोकली असेंबल्ड गाड़ियों में ड्यूरेबिलिटी है, हम डीप उसका एनालिसिस करेंगे तब। अच्छा, अब दूसरी साइड पर आ जाए, हमारा वे ऑफ थिंकिंग हो गया है इंट्यूटिव और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी है लो। तो हम यहाँ पे बिहेवियरल स्टाइल अपनाएंगे, हमारा जिस तरह का उस वक्त बिहेवियर होगा हम उसी तरह का डिसीजन कर देंगे। हम अब उस वक्त खुश होंगे तो हम बड़े लश कलर्स की गाड़ी खरीद लेंगे, वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है और वो म्यूज़िक मेरी पसंद का था तो मैंने ऐसे ही 2-3 प्रोडक्ट्स उठा लिए हैं कि चल यार कभी काम आएंगी क्योंकि मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, तो शॉपिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या है, हम इंट्यूशन में डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हम अक्ल का इस्तेमाल, वहाँ पे रैशनैलिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और फाइनली जब हमारा इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग हो और वहाँ पे टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी भी हाई हो, उस वक्त हम कॉन्सेप्चुअल करते हैं, हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसके मुताबिक हम डिसीजन मेकिंग करते हैं।
So that's all for our today's lecture. I hope you have enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.